गाइस, एक कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी, बचपन में या फिर कभी ना कभी। जो चीज़ें हमें दिखती हैं ज़रूरी नहीं कि वही हकीकत हों, और जो चीज़ें हमें नहीं दिखती वो हमारे आसपास ही होती हैं। और गाइस, यकीन मानो, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, ये कहावत उससे बेहद गहराई से जुड़ी हुई है। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, ये कहानी रहस्यों से भी भरी हुई है। इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था वो खुद कभी नहीं समझ पाया कि ये रहस्य आखिर था क्या। उसकी पूरी ज़िंदगी इस मिस्ट्री को सुलझाते हुए बीत गई, मगर वो कभी इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया। लेकिन मुझे पूरी कहानी का सच मालूम है, और आज मैं ये सारा भयानक सच आपके साथ बांटने वाला हूँ। लेकिन एक बात याद रखना गाइस, चलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनना। अगर एक भी पल के लिए आपने ध्यान हटाया तो आप उन रहस्यमयी डिटेल्स को मिस कर दोगे जिनसे इस मिस्ट्री का असली चेहरा सामने आता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो हमारे देश के उस कोने से जुड़ी है जिसे लोग जन्नत कहते हैं। हाँ, जन्नत यानी कश्मीर। हम सभी ने कभी न कभी सुना होगा या सोचा होगा कि जिस जगह को जन्नत कहा जाता है वहाँ जहन्नुम जैसी घटनाएं क्यों होती हैं। इतनी हिंसा, इतना खून खराबा क्यों? लेकिन गाइस, आज जो कहानी मैं लाया हूं वो उस खौफ से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह कहानी है साल 2010 की, जब यूसुफ नाम का एक शख्स, जो अब लगभग 40 साल का हो चुका था, न्यूयॉर्क से इंडिया वापस लौट रहा था अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने के लिए। कई सालों बाद एक लंबा इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा था। यूसुफ बेहद एक्साइटेड था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कोई अनजाना डर, कोई अदृश्य साया उसके साथ साथ चल रहा हो। सच तो यह था कि कई साल पहले यूसुफ को मजबूरी में इंडिया छोड़कर जाना पड़ा था। उसके माता पिता की माली हालत बेहद ख़राब हो गई थी और अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी देने के सपने के साथ वह न्यूयॉर्क चला गया था। वहाँ उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपना करियर बनाया। हर साल सोचता था कि इस बार इंडिया लौटूंगा, मगर हालात ऐसे बनते रहे कि वह कभी वापसी नहीं कर पाया। फ़ोन कॉल्स पर भी माँ बाप से अब कम ही बात होती थी। रिश्तों में एक खामोशी सी पसर गई थी, एक दूरी जो वक्त के साथ गहरी होती गई। लेकिन फिर एक दिन एक कॉल ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। फ़ोन पर आवाज़ आई, यूसुफ, तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, हालत नाजुक है। ये सुनते ही यूसुफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने सोचा, अगर अब भी देर कर दी तो शायद ज़िंदगी भर पछताना पड़े। बिना वक्त गंवाए उसने इंडिया के लिए एक फ़्लाइट बुक कर ली। दिल में हज़ारों सवाल, आंखों में डर और उम्मीद के साए लिए वो न्यूयॉर्क से इंडिया के लिए रवाना हो गया। जब यूसुफ नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां से भी उसने बिना वक्त गवाए एक कार बुक कर ली जो सीधा कश्मीर की ओर जा रही थी। और अब आखिरकार यूसुफ कश्मीर पहुंच चुका था। लेकिन जिस कश्मीर को उसने 20 साल पहले छोड़ा था वो अब बिल्कुल बदल चुका था। सड़कें, इमारतें, लोग, सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था, मानो वक्त ने कश्मीर को एक नए चेहरे में ढाल दिया हो। दोस्तों, यूसुफ ने जब न्यूयॉर्क से निकलने से पहले अपने बचपन के दोस्तों को खबर दे दी थी कि वो कश्मीर आ रहा है, तो सब उसे मिलने को बेकरार थे। लेकिन यूसुफ के पास वक्त बहुत कम था। वो सिर्फ 5 दिनों के लिए आया था कश्मीर, फिर उसे वापस जाना था अपनी उसी तेज रफ्तार जिंदगी में जहां जज्बातों के लिए वक्त नहीं होता। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे बहुत सारे लोगों से मिलना था, बहुत सारी यादें फिर से जीनी थीं। अब यूसुफ की गाड़ी आखिरकार उसके बचपन के घर की तरफ मुड़ चुकी थी। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए यूसुफ देख रहा था कि उसका पुराना मोहल्ला, जिसे उसने 20 साल पहले छोड़ा था, आज भी लगभग वैसा ही था। वही टूटी फूटी गलियां, वही धूल से अटी पड़ी दुकानों की कतारें, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस छोटी सी दुकान से वह बचपन में बिस्किट, टॉफी और चॉकलेट खरीदा करता था, वो आज भी वहीं थी। बस अब उस दुकान को चलाने वाला बदल गया था। वो दुकानदार का बेटा अब दुकान संभाल रहा था। ये सब देखकर
यूसुफ के दिल में एक मीठा सा दर्द उठने लगा, एक खुशी और एक चुभन, दोनों साथ साथ। अभी उसके अंदर की एक्साइटमेंट अपने चरम पर थी, क्योंकि अब उसकी गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुक गई थी। गाड़ी से उतरते हुए यूसुफ के मन में एक अजीब सा डर भी था, जैसे कोई अनदेखी चीज उसका इंतजार कर रही हो। वो घर के दरवाजे तक गया, धीरे से नॉक किया, कोई जवाब नहीं। उसने थोड़ी जोर से नॉक किया, फिर भी कोई नहीं। अब उसके माथे पर पसीना आ रहा था। पास के लोग उसे घूर घूर के देखने लगे थे। शायद लोग उसे पहचान गए थे। याद करो, वही लड़का जिसने 20 साल पहले अपने माँ बाप से झगड़कर गुस्से में इंडिया छोड़ दिया था और अब इतने सालों बाद लौटा था। लोगों की निगाहों में सवाल थे और शायद कुछ अनजाना डर भी। यूसुफ खुद को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। उसे लगा, यार घर पे शायद कोई नहीं है। मैं एक काम करता हूं, शाम को वापस आ जाता हूं। यह सोचकर वह मुड़ने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को चीरता हुआ निकल गया। यूसुफ ठिठक गया। उसने सोचा, आयद हवा से दरवाजा खुल गया होगा। उसने अपने बैग उठाए, गहरी सांस ली और दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वह भीतर घुसा, उसने अपना सारा सामान नीचे फेंका। घबराए हुए अंदाज में उसने घर के अंदर आवाज लगाई, अम्मी, अब्बू, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं। उसने फिर आवाज दी, अम्मी। फिर भी कोई आवाज नहीं आई। अब माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे पूरे घर में सन्नाटा पसरा हो। उसने तीसरी बार पुकारा, अब्बू, अम्मी। लेकिन इस बार जैसे ही यूसुफ ने अपनी मां को आवाज दी, एक धीमी और थकी हुई सी आवाज दूसरी मंजिल से उसकी तरफ आई। वो आवाज यूसुफ की मां की ही थी। फिर बिना वक्त गनवाए यूसुफ दौड़ता हुआ फर्स्ट फ्लोर की ओर भागा। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां उसके पिता के बाजू में बैठी थी। दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। चेहरे मुरझाए हुए थे, आंखों के नीचे काले गहरे घेरे। ऐसा लग रहा था मानो बीमारी ने उनकी सारी ताकत निचोड़ ली हो। इतनी ज्यादा कमजोरी के बावजूद जैसे तैसे उसकी मां ने उसे अपनी कांपती बाहों में भींच लिया। यूसुफ उनकी हालत देखकर अंदर से टूट गया था। आंखों में आंसू आ गए थे। उसे गहरा अफसोस हो रहा था कि उसने इतने साल कैसे बिता दिए दूर, बिना एक बार भी लौटे हुए। पर फिर भी उसके दिल में थोड़ी सी राहत थी। कम से कम अब वो कुछ वक्त के लिए सही अपने माँ बाप के साथ था। लेकिन यूसुफ को अंदाजा भी नहीं था कि उस घर में उसकी पहली रात कितनी खौफनाक साबित होने वाली थी। रात का वक्त था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कभी कभार कोई कुत्ता दूर से भौंकता था। प्यास लगने पर यूसुफ नीचे पानी भरने के लिए उतरा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने दाईं तरफ की खिड़की से एक अजीब सी सरसराहट सुनी। बाहर कोई हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी उस खिड़की से कुछ अजीब सी फुसफुसाहट जैसी आवाज आ रही थी। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से सिर घुमाकर उस खिड़की की तरफ देखा और उसकी सांस अटक गई। खिड़की पर उंगलियों के निशान थे और जब उसने और ध्यान से देखा तो पाया कि हर खिड़की पर उंगलियों के निशान थे, ऐसे जैसे कोई बाहर अंधेरे में खड़ा हो और घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। यूसुफ के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे। पानी की बोतल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। डर के मारे यूसुफ बिना पीछे देखे भागता हुआ सीधा फर्स्ट फ्लोर पर अपने माता पिता के कमरे में पहुंचा। उस रात यूसुफ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह जब वह थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपनी मां को पूरी बात बताई। मां, रात को मैंने खिड़कियों पर उंगलियों के निशान देखे थे और ऐसा लगा था जैसे कोई आदमी हमें देख रहा था बाहर से। यूसुफ की मां ने एक ठंडी सांस ली और फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, वो शायद हमारे पड़ोस का ही एक आदमी होगा जिसकी बीवी की मौत हो गई थी शादी के कुछ ही वक्त बाद। उसके बाद से उसका मानसिक संतुलन सही नहीं रहा। वो अक्सर रात बिरात घरों के आसपास भटकता रहता है। यह सुनकर यूसुफ को थोड़ी राहत मिली। कम से कम ये कोई भूत प्रेत तो नहीं था। यह सोचकर उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया। यहाँ तक कि अगली रात
यूसुफ ने बाहर जाकर उस आदमी को ढूंढने की भी कोशिश की थी, पर उसे कहीं नज़र नहीं आया। उसी दिन यूसुफ को अपने एक पुराने दोस्त से पार्टी का इनविटेशन भी मिल गया था। कई सालों के बाद अपने पुराने दोस्तों से मिलने का मौका। यूसुफ काफ़ी एक्साइटेड था। पार्टी शाम को थी और जैसे ही यूसुफ ने ये बात अपने माँ बाप को बताई, उसके पिता ने बड़े गंभीर लहजे में कहा, देख बेटे, चाहे जो भी हो, रात के 12 बजे से पहले हर हाल में घर लौट आना, कुछ भी हो जाए। यूसुफ को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने हंसते हुए कहा, अरे अब्बू, आप भी ना ऐसे अपशगुन वाली बातें करके मेरा मूड क्यों ख़राब कर रहे हो। मैं टाइम पर लौट आऊँगा, आप फिक्र मत करो। फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर यूसुफ पार्टी के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की रात वो वाकई में कुछ ऐसा देखने वाला था जो उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। यूसुफ अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश था। सभी ने खूब मस्ती की, हंसी मजाक, डांस, पूरा माहौल एकदम जोशीला था। लेकिन तभी यूसुफ की नज़र अपनी घड़ी पर पड़ी। रात के ठीक 12 बज चुके थे। एक पल को उसे अपने अब्बू की बात याद आ गई, बेटे कुछ भी हो जाए 12 से पहले घर लौट आना। लेकिन फिर उसने सोचा, अभी तो बस रात के 12 ही बजे हैं, पार्टी भी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर अभी चला गया तो दोस्त बुरा मान जाएंगे। चलो थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। इसी बीच उसका करीबी दोस्त दानिश उसके पास आया। दानिश का चेहरा थोड़ा गंभीर था। उसने धीरे से कहा, भाई मुझे लगता है तुझे अब निकल जाना चाहिए। आधी रात के बाद यहाँ रुकना सही नहीं है। यूसुफ को दानिश की बात थोड़ी अजीब लगी। उसने हंसते हुए कहा, अरे यार, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है। तब दानिश ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, भाई जिस रास्ते से तू मेरे घर आया है ना, उस रास्ते में एक ब्रिज पड़ता है, गौ केडल ब्रिज, और तुझे वापस जाते वक्त भी उसी ब्रिज से गुजरना पड़ेगा। यूसुफ ने कंधे उचकाते हुए कहा, तो इसमें क्या खास बात है। दानिश ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई भारी राज खोलने जा रहा हो। उस ब्रिज का एक बहुत पुराना, बहुत भयानक इतिहास है यूसुफ। साल 1990 में एक भयानक हादसा हुआ था वहाँ। एक ही रात में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं आज भी उस पुल पर भटकती हैं। कहते हैं आधी रात के बाद अगर कोई उस ब्रिज से गुजरता है तो उसे रूहों की चीखें, किसी के रोने की आवाज़ें और अजीब साये दिखाई देते हैं। कई लोगों ने बताया है कि उनके साथ वहाँ कुछ अनदेखी घटनाएं हुई हैं। यह सुनकर यूसुफ जोर से हंस पड़ा। अरे भाई, तू भी ना, क्या फिल्मों जैसी कहानियां सुना रहा है। मैं इतने साल बाद आया हूं मिलने, और तू मेरा स्वागत इस डरावनी कहानी से कर रहा है। दानिश ने काफ़ी सीरियसली कहा था, भाई ये कहानी सच है, ये हादसे आज भी लोगों के साथ घटते हैं। लेकिन यूसुफ ने हंसते हुए बात टाल दी, भाई जब मेरे साथ होगा तब देखूंगा, अभी तो पार्टी एंजॉय करते हैं। यूसुफ ने उस कहानी को मनगढ़ंत मानते हुए इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। पार्टी खत्म हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। अब पार्टी हॉल में अकेला यूसुफ ही बचा था। यूसुफ ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वीरान सड़कों पर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते भर दानिश की वो बातें, वो डरावनी चेतावनियां बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थीं। यूसुफ खुद को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, कुछ नहीं है यार, सब दिमागी फितूर है। लेकिन तभी दूर से उसे गौ केडल ब्रिज दिखाई देने लगा। उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। एक अजीब सी घबराहट उसके सीने में भरने लगी थी। और फिर उसकी नज़र पड़ी ब्रिज के कोने पर एक छोटी बच्ची अकेली रोती हुई। यूसुफ की सांस जैसे अटक गई। रात के 3 बजे सुनसान ब्रिज पर अकेली बच्ची। वो बुरी तरह उलझन में था। यूसुफ जैसे तैसे खुद को संभालते हुए गाड़ी से नीचे उतरा, बच्ची के पास गया और डरते हुए पूछा, तुम क्यों रो रही हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने रूंधे हुए गले से जवाब दिया, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं मिल रहे। मैं बहुत देर से उन्हें ढूंढ रही हूँ। लेकिन उनकी आवाज़ें। यूसुफ ने नरमी से पूछा, कहाँ से आती हैं तुम्हें आवाज़ें?
मुझे दिखा सकती हो? बच्ची ने कांपते हाथ से ब्रिज के बगल में बने एक अंधेरे तालाब की ओर इशारा किया। यूसुफ और वह बच्ची तालाब की तरफ बढ़े। जैसे ही यूसुफ ने पानी की ओर नज़र डाली, उसके होश उड़ गए। तालाब के ऊपर 2 डेड बॉडीज तैर रही थीं, सफ़ेद फूली हुई लाशें, जैसे कई दिनों से पानी में सड़ी हों। यूसुफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। बिना कुछ सोचे समझे इंसानियत में वो अपने कपड़े उतारने लगा ताकि उन दोनों को बचाने के लिए तालाब में कूद सके। लेकिन तभी बच्ची ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने बेहद ठंडी बर्फीली आवाज़ में कहा, अगर इन्हें बचा लोगे तो बाकियों का क्या? यूसुफ ठिठक गया। सांसें रुक सी गईं। बाकी कौन? यूसुफ ने कांपती आवाज़ में पूछा। बच्ची ने तालाब के ऊपर फिर से इशारा किया। यूसुफ ने जैसे तैसे अपनी नज़रें उठाईं और जो देखा उससे उसकी रूह तक कांप गई। अब वहाँ सिर्फ 2 नहीं, कम से कम 40 से 50 डेड बॉडीज तैर रही थीं। हर बॉडी का चेहरा डरावना, आंखें फटी हुई, जैसे सब उसे घूर रही हों, जैसे सब उसे अपनी तरफ खींचने का इंतज़ार कर रहे हों। यूसुफ की टांगों से जैसे जान ही निकल गई। वो पीछे मुड़ा और अपनी जान बचाकर गाड़ी की तरफ भागा। हाँफते कांपते किसी तरह गाड़ी में घुसा, इंजन स्टार्ट किया और पूरी ताकत से वहां से निकल पड़ा। यूसुफ हाँफते कांप वो घर के दरवाजे पर पहुंचा और पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा। खोलो दरवाजा, प्लीज खोलो। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, कोई हरकत नहीं, कुछ भी नहीं। यूसुफ बुरी तरह डर गया था। उसने और जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कोई भी दरवाजा खोलने नहीं आया। उस वक्त कश्मीर की हड्डी गला देने वाली सर्दी में, अकेला, अंधेरे में, सन्नाटा ही उसका इकलौता साथी था। वो ठंड के मारे कांप रहा था जब अचानक उसकी नजर दूर सड़क पर पड़ी। कोई इंसान धीरे धीरे चलते हुए उसके घर की ओर बढ़ रहा था। यूसुफ की धड़कनें तेज हो गईं। वो मदद की उम्मीद करने लगा, लेकिन वो अजनबी यूसुफ की तरफ देखे बिना सीधा घर की खिड़की के पास चला गया। फिर वो झुककर खिड़की से अंदर झांकने लगा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। यूसुफ के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। ये वही इंसान है जो हर रात हमारी खिड़कियों से झांकता है। गुस्से और डर के मिले जुले भाव से यूसुफ उस अजनबी के पास भागा। वो चीखा, तुम कौन हो? क्यों बार बार मेरी खिड़की से झांकते हो? तुम पागल हो क्या? यूसुफ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने उस अजनबी को जोर से धक्का भी दिया। अजनबी ने बिना कोई डर दिखाए धीरे से यूसुफ की तरफ देखा। उसकी नजरें ठंडी, खाली, बेजान थीं। यूसुफ चीख पड़ा, यह मेरे माँ बाप का घर है, तुम यहां ऐसे झांक नहीं सकते, चलो यहां से। लेकिन अजनबी ने बड़ी ही ठंडी आवाज में कहा, कौन से माँ बाप? किसके घर की बात कर रहे हो तुम? यूसुफ सन्न रह गया। उसकी जुबान जैसे सिल गई थी, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। फिर उस अजनबी ने धीमे लेकिन भारी लहजे में कहा, यह घर तो पिछले 20 सालों से खाली पड़ा है, यहां कोई नहीं रहता, ना कोई मम्मी ना कोई पापा। यूसुफ की टांगों से जैसे जान ही निकल गई। चारों तरफ अंधेरा। उसकी सांसें बुरी तरह कांपने लगी थीं। वो सोचने लगा, क्या मैं सच में अकेला हूं, या मैं भी अब उनमें से एक बन चुका हूं? उस अजनबी ने भारी आवाज में कहा, देखिए, मोहल्ले वालों ने ही मुझे कहा था कि यहां निगरानी रखो, क्योंकि आपको देखकर कई लोग डर चुके हैं, कहीं आपको खुद को नुकसान न हो जाए। इसी फिक्र में मैं यहां झांक रहा था। यह सुनकर यूसुफ का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अजनबी ने गहरी सांस ली, यूसुफ को शांत रहने का इशारा किया और पास के एक पुराने पत्थर पर बैठने को कहा। उसने ठंडी, डरी हुई आवाज में कहना शुरू किया, शायद आप 20 साल से यहां नहीं रहे, इसीलिए इन बातों से अनजान हो। यूसुफ चुपचाप सुनता रहा, जबकि उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। अजनबी ने आगे कहा, 20 साल पहले आपके माँ बाप एक प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, यहीं इसी कश्मीर में। उस प्रोटेस्ट में 50 से 100 लोग मारे गए थे।
चारों तरफ गोलियों की बौछार थी। लोगों के शरीर छलनी कर दिए गए थे। सड़कों पर खून बहता रहा था। चीखें, चिल्लाहटें, हर तरफ सिर्फ मौत का मंजर था। यूसुफ की सांसें थम सी गई थीं। वो हिला भी नहीं पा रहा था। अजनबी ने अपना चेहरा झुकाते हुए कहा, बताया जाता है कि गौकेडल ब्रिज के आसपास आज भी उन मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। वे रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मदद के लिए पुकारते हैं। यूसुफ के कानों में अब भी जैसे कोई चीख सुनाई दे रही थी। अजनबी ने फिर कहा, जो भी उनकी पुकार सुन लेता है उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे बेहद घिनौनी चीजें सुननी और देखनी पड़ती हैं, ऐसी डरावनी सच्चाइयां जिनसे वापस लौटना नामुमकिन होता है। अब यूसुफ का पूरा शरीर ठंड से नहीं बल्कि डर से कांप रहा था। फिर अजनबी ने नजरें उठाकर गहरी आवाज में कहा, और जहां तक आपके माँ बाप की बात है, तो जिनसे आप इतने समय से बातें कर रहे हो वे जिंदा नहीं हैं यूसुफ। वे आपके माँ बाप की आत्माएं हैं जो अब भी इस घर से बंधी हुई हैं, और अब जब आपने उन्हें पुकारा है तो वे और भी ज्यादा जीवित महसूस कर रही हैं। यूसुफ का दिमाग घूम रहा था। लेकिन एक बात याद रखना, सुन लो यूसुफ, तुम्हें जो भी लोग आसपास दिख रहे हैं, जिनसे भी तुम बातें कर रहे हो, वो कोई इंसान नहीं है। वे सब सिर्फ आत्माएं हैं। यूसुफ की सांसें फटने लगी थीं। उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। दिमाग के भीतर पुरानी यादों की फिल्म चलने लगी थी। माँ की मुस्कान, पापा की आवाज, बचपन के ठहाके। उस अजनबी ने जो भी बातें कही थीं, हर एक बात, हर एक शब्द कड़वी सच्चाई थी। यूसुफ उन सब बातों को बस एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहता था, लेकिन अपने माँ बाप को खोने का दर्द वो सह नहीं पा रहा था। टूटे हुए दिल और खाली आंखों के साथ यूसुफ ने कश्मीर छोड़ने का फैसला किया। वह चुपचाप न्यूयॉर्क लौट गया। लेकिन दोस्तों, एक सच आज भी हवा में तैर रहा है। कहा जाता है कि कश्मीर का वही पुल, गौकेडल ब्रिज, आज भी उतना ही खौफनाक है जितना साल 2010 में था। कई लोगों का कहना है, अगर किसी जगह पर किसी इंसान की मौत हुई हो और उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो,